वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया का चैप्टर 11 जो कि है बहमानिस वर्सेस विजयनगर एंड द पोर्तुगीज़। इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक होगा वो तीन मेन टॉपिक होगा। ठीक है, सबसे पहला होगा वो होगा स्ट्रगल बिटवीन बहमानिस एंड विजयनगर, कि किन वजहों से, किन किन कारण से, है ना, किन जगहों पर बहमानिद रूलर्स और जो विजयनगर रूलर्स है इन दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था लगातार कंटिन्यूसली, जब तक कि दोनों का पतन नहीं हो गया, दोनों डिसइंटीग्रेट नहीं कर गए। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक होगा एडवेंट ऑफ द पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ इंडिया में आते हैं। ठीक है, ये देखेंगे किधर से आते हैं, कौन पहले आया, कैसे आया, क्यों आया। फिर हम लोग देखेंगे कि पुर्तगीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन ट्रेड पे, सोसाइटी पे और पॉलिटिक्स पे, वो क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रगल बिटवीन बहमानिस एंड विजयनगर। विजयनगर रूलर्स और बहमानी सुल्तान्स, ये दोनों जो क्लैश किए थे वो तीन डिस्टिंक्ट एरियाज़ के लिए किए थे। ठीक है, फर्स्ट रीजन था तुंगभद्रा दोआब या रायचूर दोआब, और सेकंड रीजन था कृष्ण गोदावरी डेल्टा, और थर्ड रीजन था आज के महाराष्ट्र का मराठवाड़ा कंट्री। तुंगभद्रा दोआब जो था, जिसको रायचूर दोआब भी कहते हैं, वो इसलिए कहलाता है क्योंकि वहाँ पे रायचूर सिटी इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो ये जो रीजन था ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। फर्टाइल होने की वजह से बहुत ज़्यादा वेल्दी था, है ना। पूरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चाहे क्रॉप्स हो जाएं, है ना, या बाकी सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स में बूस्ट करती हैं, वो सारे का सारा रिसोर्स यहाँ पे भरा पड़ा था। ठीक है, इससे पहले भी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अभी बहमानिस और विजयनगर ही लड़ रहे थे, इससे पहले भी जो था वेस्टर्न चालुक्याज और चोलाज के बीच में इसी रीजन को लेकर के लड़ाई हुई है। फिर बाद में देखते हैं यादवाज और होयसालाज के बीच में भी इसी रीजन को लेकर के लड़ाई हुई। ठीक है, तो ये जो रीजन ना बहुत पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट में है, और क्योंकि वो सारे किंगडम्स धीरे धीरे, है ना, लुप्त होते गए, ख़त्म होते गए, तो अगले किंगडम्स जो आ रहे हैं वो भी इसी रीजन के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि दो नदी से घिरा हुआ है ये रीजन। जो नॉर्थ में है इसके कृष्णा नदी है, और जो साउथ में है इस रीजन के वो है तुंगभद्रा नदी है। ये दोनों नदी की वजह से ये रीजन बहुत ज़्यादा ही, है ना, फर्टाइल हो गया है। तो जो दूसरा रीजन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है ये भी बहुत फर्टाइल है। इस वजह से भी, है ना, देखिए जितना भी लड़ाई होगा ना जो भी रीजन के लिए, वो या तो पोर्ट्स होगा वहाँ पे, या तो वो बहुत फर्टाइल होगा। ठीक है, इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए लड़ाई हो रही होगी। ठीक है, यानी तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा कम होता है। ठीक, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये बहुत फर्टाइल है, वहाँ पे बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, है ना, जो कि फॉरेन ट्रेड करते हैं। सी पोर्ट्स ज़रूरी है फॉरेन ट्रेड के लिए। और जो तीसरा है वो है मराठवाड़ा कंट्री। मराठवाड़ा कंट्री जो महाराष्ट्र का रीजन है, ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से कनेक्ट होता है कोंकण रीजन। कोंकण रीजन आपको पता होगा महाराष्ट्र का जो वो रीजन है जो कि, है ना, सी से कनेक्टेड है। कहने का मतलब सी के करीब, सी के नज़दीक जो रीजन है लैंड का महाराष्ट्र में, वो कोंकण रीजन कहलाता है। और कोंकण रीजन में क्या है, वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा है वहाँ के सॉइल में, और वहाँ पे बहुत सारा पोर्ट है, जैसे कि गोवा, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। इस वजह से तो इन तीनों रीजन को लेकर के जो बहमानिस रूलर्स थे और जो विजयनगर रूलर्स थे, उन दोनों में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो जो सबसे पहला अटैक जिसको कह सकते हैं फर्स्ट ब्लड, वो बुक्का ने किया था। बुक्का वन जो थे 1367 में उन्होंने अटैक किया था मुडगल फोर्ट्रेस पे। ठीक, और मुडगल फोर्ट्रेस पे अटैक किया था। बहुत, देखिए जो शुरू में जो लड़ाई हो रही थी ना इन दोनों के बीच, बहुत मार काट वाला, बहुत ब्लडी, क्योंकि इस तरीके से मारते थे कि सबको मार दें, कुछ ही को छोड़ें जो मैसेज या हमारा खौफ बनाए रखे, बातों को फैलाए। तो बुक्का वन जो थे उन्होंने जो अटैक किया ना मुडगल फोर्ट्रेस पे, तो सबको मारा, सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ दिया, ताकि ये बात बता सके जा करके। अब ये बात जब सुना बहमानी सुल्तान, वो आग बबूला हो गया। उसने क्या किया कि अब वो तुंगभद्रा दोआब में को मतलब तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस कर लिया। देखिए अभी तक दोआब में लड़ाई होती या उससे ऊपर लड़ाई हो रही थी, पहली बार किसी बहमानी सुल्तान ने क्या किया, तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस किया
और विजयनगर के अंदर आकर विजयनगर को हराया। ठीक है, और यहाँ ऐसा नहीं कि इसने छोड़ दिया, इसने भी इस तरीके से मारकाट मचाया कि इनोसेंट लोग बहुत सारे मरे। ठीक, तो जब विजयनगर के अंदर घुस करके बहमानी सुल्तान विजयनगर को हराया तो महीनों तक उन विजयनगर के जितने सिटीज़ थे सबको रेवेज किया, प्लंडर किया, लूटा, तोड़ फोड़ मचाया महीनों तक, लेकिन कैप्चर है ना किंग को नहीं कर पाया, राजा को नहीं कर पाया, क्योंकि राजा जंगल में घुस गया था। हारने के बाद जंगल में घूम गया, अब जंगल में ढूंढ ही नहीं पा रहा है, और जंगल में आर्मी लेके घुसना ही मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ एम्बुश हो सकता है ना, जहाँ तहाँ सिपाही छुपे हो सकते हैं जो मार सकते हैं। ठीक, तो राजा के लिए पकड़ा जाना बहुत मुश्किल था जंगल में, तो वो जंगल में भाग गया। इसके अलावा अब क्योंकि बहमानी सुल्तान अपने रीजन को छोड़कर दूसरे रीजन में गया है तो वहाँ कई है ना कह सकते हैं कि पूरा रीजन कैप्चर नहीं कर सकता, उसको अपना एक गवर्नर डालना होगा, ऊपर से अपनी छोटी आर्मी रखनी पड़ेगी बहुत स्ट्रांग, जो कि बहमानी सुल्तान कर नहीं सकता था। तो फिर क्या हुआ कि कुछ महीनों बाद दोनों साइड की तरफ से एक पीस ट्रीटी साइन की गई कि हम जो दुआब होगा उसको इक्वली शेयर करेंगे, और आज के बाद किसी भी लड़ाई में जितने भी हेल्पलेस लोग हैं उसको नहीं मारेंगे, इनोसेंट्स को वॉर में नहीं मारेंगे, वॉर क्राइम नहीं करना है, सीधी बात। तो आप देखिए कि एक इम्प्रूवमेंट तो हुआ इस लड़ाई से, वो ये कि ह्यूमन वॉरफेयर होना चाहिए। ह्यूमन वॉरफेयर मतलब समझ लिए कि इंसानी तरीके से लड़ना है, जानवर की तरह नहीं कि मारकाट मचा देना। फौज से फौज लड़ेगी, जो जीता सारा पार्ट उसका, इनोसेंट लोगों को नहीं मारना है, उनकी गलती नहीं होती। अब ये तो था पीस ट्रीटी, तो उसमें ये सब हुआ। उसके बाद हाँ कंप्लीटली फॉलो तो नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर वॉर्स में ये फॉलो हुआ कि वॉर क्राइम्स ना किया जाए। ठीक, फिर 1378 में देखते हैं कि हरिहर जो टू थे है ना, उन्होंने मुजाहिद बहमानी के डेथ का फ़ायदा उठाया, और जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है बहमानी का, ठीक है, जैसे कि गोवा, बहमानी नहीं विजयनगर का समझ लीजिए एक तरह से, है ना, गोवा, बेलगांव, चौल और डभोल, ये चारों पोर्ट सिटीज़ जो हैं जिससे पोर्ट कनेक्टेड है, ये चारों को हथिया लिया। इसके बाद देखते हैं देवाराया जो है, देवाराया वन, वो उसको फिरोज शाह ने हरा दिया। फिरोज शाह जब हरा देता है तो क्या होता है कि बहुत सारा रीजन विजयनगर एम्पायर का रख लेता है अपने पास। इसके अलावा एक बेटी से भी उनकी शादी होती है देवाराया के, है ना, और देवाराया को डॉरी में क्या देना पड़ता है, बांकापुर देना पड़ता है। देखिए ये सारा सिटीज़ जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मैप उतना नहीं पता है तो मैं लास्ट में 2 स्लाइड्स ऐड कर दूंगा, है ना, और वीडियो में भी एक चैप्टर बना दूंगा दोनों मैप्स को लेकर के। वहाँ पे अच्छे से एक एक सिटीज़ को मैंने मेंशन कर दिया है विद, है ना, नेम, नंबर और लोकेशन के साथ। आप चाहें तो वहाँ जा कर के उस, है ना, चैप्टर में देख सकते हैं आराम से, जब जैसा मन करे, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो आप उस स्लाइड में जा सकते हैं, है ना, उस चैप्टर में जा सकते हैं वीडियो के, और वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत प्रिसाइजली बनाया है, बहुत प्रिसाइजली वो लोकेशन दिया है, बहुत, है ना, सारा लोकेशन होगा, ओवरऑल इंडिया का भी होगा, और इस चैप्टर में जितने भी लोकेशन होंगे पूरा इंडिया, यूरोप, और जितने भी जगह पे ज़रूरी है लोकेशंस, इंपॉर्टेंट लोकेशन, सब मैंने मेंशन किया है दोनों मैप्स में। 2 मैप्स लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, आराम से देखिए और वहाँ पे एक एक लोकेशन को अच्छे से जानिए, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, चलिए बांकापुर दे दिया डॉरी में। 1420 से 1422 तक देखते हैं कि देवाराया जो है वो वरंगल के साथ, है ना, जो अलायंस बना लेता है, जो कि पहला वरंगल के साथ अलायंस किसके था, बहमानी का। अब यहाँ पे अलायंस बदल गया, अलायंस बदलते ही विजयनगर स्ट्रांग हो गया ज़्यादा। तो विजयनगर जो है, जैसे कि देवाराया अब अपने ही दामाद पे अटैक करती है। ठीक है, तो देवाराया जो है वो इस तरीके से अटैक करता है कि फिरोज शाह की आर्मी हार जाती है। अब आप सोचिए कि फिरोज शाह की आर्मी, सेम आर्मी पहले जीत रही थी, बाद में हारी क्यों? 2 वजह था उसका। सबसे पहला वजह ये था कि फिरोज शाह इस लड़ाई से पहले, है ना, 2 साल तक किसी लड़ाई में लगा हुआ था, लगातार उसके सीज में लगा हुआ था, तो उसकी आर्मी हताहत थी, परेशान थी, बहुत स्ट्रांग नहीं थी। इसी बीच विजयनगर का अटैक होता है, तो उसकी आर्मी का पूरा मैसेकर हो जाता है ना, एक एक आर्मी को मार देता है ना, ट्रूप्स को मार देता है विजयनगर का ट्रूप्स।
इस तरीके से मारता है कि कहा जाता है कि पूरे ज़मीन पे, है ना, सबके खोपड़ियों की मतलब समझ लीजिए कि चादर बिछ चुकी थी। इस तरीके से मैसेकर होता है वहाँ पे, ठीक। और फिरोज शाह किसी तरह अपना जान बचाता है। फिरोज शाह को अंदर तक उसके बहमानी एम्पायर के टेरिटरी में अंदर तक खदेड़ा जाता है। और फिर एक पीस ट्रीटी साइन होती है जिसमें जो सुल्तान है उसको अपना सदर्न, है, और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है अपने किंगडम का वो देवराया वन को देना पड़ता है पीस के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बताया कि फिरोज शाह को अपनी गद्दी भी अपने भाई को देनी पड़ती है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि ये पीस ट्रीटी होने के बाद शांति थी। ये जो पीस ट्रीटी था ये कुछ ही दिन रुका। उसके बाद जब फिरोज शाह का भाई गद्दी पे बैठा तो उसने सबसे पहले वरंगल से बदला लिया कि इसने ही हराया है, इसने ही हमारी बेइज्जती करवाई। तो वरंगल पे अटैक किया और वरंगल में ना लूटपाट मचाया है, वो अलग कहानी है। उसके बाद फिर विजयनगर, जैसे ही देवराया का डेथ हो जाता है 1422 में, विजयनगर को भी हराता है और विजयनगर से फिर पीस के लिए ट्रिब्यूट्स लेता है, ठीक है। और विजयनगर काफ़ी हैंडसम ट्रिब्यूट्स पे करता है बहमानी सुल्तान को ताकि पीस मेंटेन रहे। ये कुछ सालों तक ऐसा चलता है। आपको मैंने बताया था कि विजयनगर की आर्मी जो थी बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं थी, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर भी नहीं थी, लेकिन दो वजहों से जो बहमानी एम्पायर की जो आर्मी थी वो ज़्यादा सुपीरियर थी। पहला वजह था उसका कैवलरी, स्पेशली माउंटेड आर्चरी। आपको पता होगा, मैंने बताया था, जिसके लिए देवराय टू जो है अपने भी विजयनगर की आर्मी में भी माउंटेड आर्चरी को बढ़ावा देते हैं। और आर्टिलरी तो दोनों की स्ट्रांग थी, है ना। तो यही तो मतलब माउंटेड आर्चरी वाली बात और कैवलरी उसकी स्ट्रांग थी, तो इसलिए है ना जीत जाता था बहमानी सुल्तान की आर्मी ज़्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं विजयनगर ने नहीं हराया। अभी हमने देखा विजयनगर ने भी काफ़ी, है ना, खतरनाक मारकाट वाला डिफीट दिया है, ठीक। तो देवराया वन के बाद ट्रिब्यूट देने लगता है विजयनगर एम्पायर बहमानी सुल्तान को पीस मेंटेन करने के लिए। और तब तक जो देवराया टू है ना, वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, अपनी कैवलरी को बढ़ा रहे होते हैं, आर्टिलरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं ना, गोला दागने वाला। तो ये पार्ट्स को अपने इम्प्रूव कर रहे होते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था आपको, विजयनगर एम्पायर वाली वीडियोज़ में, कि वो अपने आर्मी में 2000 मुस्लिम जो माउंटेड आर्चरी को सिखाने वाले को लाते हैं और उससे अपने आर्मी का एक अलग ही, है ना, कह सकते हैं ग्रुप बनाते हैं जिसमें माउंटेड आर्चरी सिखाया जाता है। तो अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और स्ट्रॉन्ग करने के बाद 1443 में उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैक होता है, मारने की, है ना, जान से मारने का मतलब हमला होता है। उसके बाद वो बौखला जाता है भाई, उसके बाद पीस गया भाड़ में। उसके बाद वो लड़ाई स्टार्ट करता है और जब वॉर स्टार्ट होता है तो विजयनगर आर्मी पहले ना कई सारे वॉर को जीतती है, लेकिन बाद में अपने यहाँ जो एग्जिस्टिंग बाउंड्री है उसकी तरफ ढकेल दिया जाता है, क्योंकि देवराया का जो सन था वो इस लड़ाई में मारा जाता है। तो सन का ही लॉस हो गया। जब सन का लॉस हो गया तो राजगद्दी पे बैठेगा कैसे, क्योंकि सन तो चाहिए ना, अगला जनरेशन, अगला जो गद्दी है उसको खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनकी नजर होगी गद्दी पे। देवराया के सन के मौत होने के बाद ये बैटल रुक जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि बहमानी सुल्तान मतलब बहमानी किंगडम में भी जो है एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर आता है, महमूद गवान। महमूद गवान जो है फिर विजयनगर पर अटैक करता है और कई सारा, जैसे कि कांची, गोवा, डबोल, है ना, ये सब विजयनगर से छीन लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर है उसमें डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है ना, जो संगम डायनेस्टी कहलाता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रेयर बुक का, और ये पूरा देवराया तक ना, ये सारा संगम डायनेस्टी कहलाता है विजयनगर एम्पायर का। उसके बाद ना सलूवा, उसके तेलुवा डायनेस्टीज आते हैं। उसी में से एक जो इम्पोर्टेंट था, मैंने बताया था आपको विजयनगर एम्पायर में, वो था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 15 जो 16th सेंचुरी का पहला दशक था, उसमें कृष्ण देवराया जो थे वो गद्दी संभालते हैं। और फिर देखते हैं कृष्ण देवराया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर थे। बहुत सारे हिस्टोरियंस इनको स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर भी मानते हैं। तो 1509 में कृष्ण देवराया की जो आर्मी है वो बहमानिस को हराती है,
ठीक। और जो सुल्तान महमूद है उनको ज़ख्मी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहमानी एम्पायर जो है, फिर आगे देखते हैं और भी कुछ कंडीशन होता है, कुछ इंटरनल अफेयर्स होते हैं जिसकी वजह से बहमानी एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर जाता है, जो हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है। बीजापुर सल्तनत, क्योंकि 5 प्रोविंसेस में बाद में ये बहमानी एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर जाता है, तो उसमें जो बीजापुर सुल्तनत था, उस सल्तनत का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, है ना, इनसे लड़ाई होती है कृष्णदेवराय की, और बैटल में यूसुफ आदिल शाह का डेथ हो जाता है, उनको मार दिया जाता है बैटल में। ठीक। अब इस विक्ट्री का एडवांटेज उठाते हुए कृष्णदेवराय जो है वो रायचूर दोआब के पार्ट्स को अपने में एनेक्स कर लेते हैं विजयनगर एम्पायर में। साथ ही साथ बिदार, गुलबर्गा और बीजापुर, इन तीनों रीजन को, तीनों प्रोविंसेस को जो है विजयनगर में जोड़ लेते हैं। अब ये क्यों हो रहा था कि अचानक से जो ये बहमानी जो सल्तनत था वो एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम वीक हो गया और विजयनगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका 2 कारण था। एक तो सारे एक जगह नहीं थे, सारे के सारे टूट चुके थे। दूसरा रीज़न कि विजयनगर का स्ट्रॉन्ग अलायंस विद द पुर्तगीज़ के साथ अच्छा अलायंस होने की वजह से क्या हुआ कि एक तो पुर्तगीज़ इन लोगों को हराने के, क्योंकि पुर्तगीज़ को चाहिए था पोर्ट, और पोर्ट था बीजापुर के अंदर, तो बीजापुर को हराना बहुत ज़रूरी था, तभी तो पुर्तगीज़ को पोर्ट मिलता। ठीक। और जो क्या कहते हैं, जो विजयनगर एम्पायर था उसको अपने ये जो रीजन्स थे, दोआब वाले रीजन्स, ये चाहिए थे, तो बीजापुर को हराना ज़रूरी था। तो इन दोनों के बीच में अलायंस हो जाता है। होता क्या है कि जो विजयनगर एम्पायर है वो कहता है पुर्तगीज़ को कि आप बीजापुर का जो हॉर्स सप्लाईज है, जो अरब से, ईरान से जो उनको वॉर के लिए हॉर्सेस मिलते हैं, उसके सप्लाई को रोक दीजिए, क्योंकि आपके पास नेवी है, और विजयनगर आर्मी में गन्स दीजिए। तो विजयनगर आर्मी को गन देता है पुर्तगीज़, है ना, अच्छे अच्छे गन्स देता है, और जो अरेबियन हॉर्सेस का जो सप्लाई है, वॉर हॉर्सेस का सप्लाई है बीजापुर को, उसको रोक देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बीजापुर आर्मी थोड़ा ना वीक पड़ जाता है, और फिर विजयनगर उसको मार काट करके उसके पूरे पार्ट को एनेक्स कर लेता है। ठीक। इसमें आपको पता होगा, फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं कि जो राजा बनते हैं सदाशिव राय, और उनके जो मिनिस्टर हैं रामा राय, ठीक, ये दोनों मिल करके गेम खेलते हैं, विजयनगर एम्पायर का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, रिस्टोर करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था विजयनगर एम्पायर के वीडियो में कि रामा राय के आने के बाद क्या होता है कि जो पुराना कृष्णदेवराय के टाइम जो एम्पायर था विजयनगर का, उस फॉर्म में वापस, है ना, रिस्टोर करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये डेक्कन सल्तनत के साथ खेलते हैं, माइंड गेम्स करते क्या है, एक के साथ अलायंस बनाते हैं, दूसरे को मारते हैं, दूसरे के साथ अलायंस बनाते हैं, तीसरे को मारते हैं, तो एक दूसरे के साथ, है ना, ये 5 प्रोविंस को आपस में ही लड़ा देते हैं। तो ये बहुत ही कह लीजिए कि माइंड गेम चल रहा होता पूरा एकदम। और फिर लास्ट में क्या होता कि इन सभी सल्तनत को पता चल जाता है कि अरे हमारे साथ तो गेम चल रहा है, और फिर क्या करते हैं, 5 मिल करके लड़ाई करते हैं, विजयनगर को हरा देते हैं। बैटल ऑफ बानीहाटी, आपको याद ही होगा, तालीकोटा या बानीहाटी के बैटल में 5 एकजुट होकर के विजयनगर को हरा देते हैं, और विजयनगर का कहानी वहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर आगे चलेगा स्ट्रगल, है ना, ये जो 5 प्रोविंसेस हैं उनका, साथ है पुर्तगीज़ का, और फिर ये 5 आगे फिर मुग़ल के साथ, है ना, लड़ते लड़ते मुग़ल में ही जाके विलीन हो जाएंगे, उन्हीं में समा जाएंगे। ठीक। चलिए अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है द एडवेंट ऑफ द पोर्टुगीज़। हम लोगों ने बचपन से ही ये सुना है कि इंडिया की का जो डिस्कवरी वास्को डी गामा ने किया था, तो ये हमारे लिए डिस्कवरी नहीं था, ये पुर्तगीज़ के लिए, यूरोपियंस के लिए डिस्कवरी था कि चलो ये ज़मीन मिल गया। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि वो लोग उतने रीजन को मान रहे थे जितना ट्रैवल किया हुआ था या जितना बाइबल में लिखा हुआ था। उसके अलावा जो रीजन्स था उसको वो मानते थे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। तो बीच में क्या आता है कि रेनेसेंस पीरियड आता है, जिसमें इनलाइटनमेंट का पीरियड है। लोग, है ना, सिर्फ मानते नहीं हैं, जितना दिखता है उसको मानते हैं। बाइबल में क्या है, इसके भरोसे रुके नहीं रहते। ठीक। तो इसी में देखते हैं कि वास्को डी गामा जो है इंडिया के कालीकट में, है ना, जो कि अभी कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, उसमें देखते हैं कि वहाँ पे पहुँचता है 1498 में 2 शिप्स के साथ।
ठीक, और एक गुजराती पायलट के साथ। देखिए यहाँ पे एक कहानी है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस पहले जो बहुत कह सकते हैं कि गलत बात थी कि इस बात को बता रहे थे कि एक अरेबियन है ना, कह सकते हैं कि जोग्राफर था या ट्रैवलर था, नाम था उसका शायद अब्दुल माजिद नाम था। ठीक है, तो अब्दुल माजिद, पहले ये कहा जा रहा था कि अब्दुल माजिद जो है वो अरेबियन ट्रैवलर है, वास्को डी गामा वहाँ आया था और उस ट्रैवलर को है ना अपने साथ रख लिया कि चलो हमको इंडिया का रास्ता बताओ, क्योंकि अरेबियंस को पता था वो यहाँ से ट्रेड करते थे, इंडिया का रास्ता बताओ, और वो लेकर के उसको इंडिया आ गया था। जबकि ऐसा नहीं, अब्दुल माजिद जो था वो है ना काफ़ी अमीर था, काफ़ी है ना जोग्राफर था, ट्रैवलर था, तो अगर उसको छोटा जॉब करना होता तब तो वो आता, जब जिसके पास ऑलरेडी पैसा हो, वो अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हो, वो क्यों छोटा काम करेगा। तो इसलिए इस छोटे काम के लिए ज़रूर कोई मछुआरा टाइप का कोई छोटा मोटा है ना जो शिप चलाने वाला हो उसको हायर किया जा सकता है। तो जो सेकंड बात आई, खोजने के बाद पता चला कि एक गुजराती कह लीजिए कि छोटा नाव चलाने वाला आदमी था, पायलट था, उसका नाम कांजी मलाम था। हाँ ठीक है, तो कांजी मलाम जी को वास्को डी गामा जो है वो हायर किया और वापस इंडिया आया था। ठीक, तो एक गुजराती पायलट के साथ आया था इंडिया, और जो शिप्स था उसको कालीकट में उतारा गया। और देखिए ये पहले वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, फिर अफ्रीका से होते पूरा घूम कर आया है, सीधा नहीं आया है, घूमते पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को गोल करके घूम करके इंडिया पहुंचा है। ठीक है, अफ्रीकन कोस्ट से होते हुए आया है। तो कालीकट में उस टाइम में जमोरिन्स का रूल था, तो जमोरिन किंग जो था वो वास्को डी गामा को वेलकम करता है। फिर आगे वहाँ पे एक अलग ही कहानी चलता है, बाद में हम लोग उसको फिर कभी देखेंगे, उस कहानी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है ना। तो पहला पोर्तुगीज़ इंडिया में लैंड कर जाता है, वास्को डी गामा उसका नाम रहता है। ठीक, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैंने भी कहा रेनेसेंस का पीरियड चल रहा है यूरोप में ना, लोग पढ़ने लिखने लग रहे हैं, लोग जागरूक होते जा रहे हैं, जो लिखा है उस पर नहीं मान रहे, उसी के भरोसे नहीं बैठ रहे, खुद भी सर्च कर रहे हैं। तो रेनेसेंस पीरियड आने की वजह से वहाँ पे बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की वजह से वहाँ पे खेती बढ़ी ना, जो कल्टीवेटेड लैंड्स का जो एरिया था वो बढ़ता चला गया, खाली ज़मीनों को जहाँ पे जंगल थे उन सबको काट के खेती स्टार्ट हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, आबादी बढ़ गई। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ क्या, अब उन लोगों को गुड्स चाहिए थे, इसके अलावा स्पाइसेस चाहिए थे। स्पाइसेस क्यों चाहिए थे? क्योंकि जब ठंडी आती है वहाँ, तो ठंडी आने की वजह से वहाँ पे जो पास्चर्स हैं, जो फॉडर है, मवेशी को खिलाने के लिए जो फॉडर चाहिए वो कम पड़ जाता है। तो करते क्या वो लोग कि उन मवेशियों को डेथ होने से बढ़िया उनको स्लॉटर कर देते हैं और उनके मीट को प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं विंटर में खाने के लिए। अब प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस चाहिए, नमक चाहिए, सब चीज़ चाहिए, बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए। ठीक, तो वो सब चीज़ करने के लिए उन लोगों को स्पाइसेस चाहिए, तो डिमांड बढ़ गया, तो ट्रेड बढ़ाना होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आगे कि क्यों इधर से ही आना था, दूसरा रीजन जबकि था, अरेबियंस वाला रूट था। ठीक, तो एक नया फेज यूरोप में स्टार्ट हो रहा है ना। हम लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ पर रेनेसेंस पीरियड की वजह से क्या होगा कि जो पूरा का पूरा ओशियन का जो ट्रेड है वो यूरोपियंस के हाथ में चला जाएगा धीरे धीरे, इनमें हम लोग देखेंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी मैंने बताया डिमांड्स बढ़ गए, सिल्क के, स्पाइसेस के, ड्रग्स के, एकदम अमाउंट बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई देना होगा ना, सप्लाई के लिए ही नए नए रूट्स ढूंढे जाएंगे। अब जैसे ही स्पाइसेस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि मीट को क्या करना था, पैलेटेबल करना था, है ना, विंटर में झेलने लायक बनाना था। और और एक वजह क्या थी कि जो अरेबियन रूट था, है ना, अरेबियन जो इंडिया आते थे फिर यहाँ से लेकर के जाते थे यूरोप, ये जो रूट था, इस रूट में ऑटोमन तुर्क्स का रूल था। क्योंकि ऑटोमन तुर्क्स है ना, ऑटोमन एम्पायर जैसे ही इस्टेब्लिश हुआ तो आसपास वो लोग अपने नेवल पावर को ही बढ़ाया। नेवल पावर को बढ़ाया तो ऑब्वियसली उस जगह से जाने वाले सारे शिप्स पे टैक्स लगाया होगा, बहुत सारे ट्रेड को मोनोपोलाइज किया होगा। तो ऑटोमन टर्क्स के नेवी का वहाँ पे मोनोपोली इस्टेब्लिश हुआ होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें सिर्फ ऑटोमन के ही जो भी ट्रेडर्स हैं वो बेचेंगे, बाकी नहीं। जैसे कि स्पाइस ट्रेड पे मोनोपोली लगा हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ
जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, है ना, वही ट्रेड करेंगे, अरेबियन ट्रेडर्स ही ट्रेड करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा, ठीक। और जो सी पोर्ट्स था लेवांट का, लेवांट रीजन जो है आपको पता होना चाहिए कि ये रीजन जो है अफ्रीका और जो अरेबियन पेनिनसुला है, मेनली अरेबियन पेनिनसुला ही है टर्की के पास, है ना। मैं मैप में भी दिखा दूंगा आपको, सीरिया वाला रीजन जो है वो छोटा सा रीजन है ना लैंड का, वो पूरा रीजन लेवांट कहलाता है। उस रीजन में इजिप्ट में और जो ब्लैक सी में जितने पोर्ट्स थे, सारे के सारे पोर्ट्स ओटोमन टर्क्स के अंडर थे। ये मेजर मेजर पोर्ट्स थे जहाँ से सप्लाई हुआ करता था। तो ये सारे पोर्ट्स ना अरेबियन क्या कहते हैं ओटोमन टर्क्स के अंदर थे। इस वजह से जो स्पाइस ट्रेड पे पूरा का पूरा मोनोपोली इनका था, यूरोपियंस का कोई हाथ नहीं। तो इसलिए जो यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स थे उस टाइम में, स्पेशली इटली के दो ना मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स थे, एक था वेनिस और एक जेनोवा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो आप देखे होंगे इटालियन जो पेनिनसुला है जिसको सिसिलीज कहते थे पहले ना, इसके दोनों साइड, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, है ना, ये वेनिस और जेनोवा जो है वो है, ये दोनों ट्रेडिंग सेंटर था, लेकिन बहुत छोटा था, ओटोमन से लड़ नहीं सकता था। इसलिए क्या हुआ कि वेनिस जो है तुरंत जो है वो एग्रीमेंट कर लेता है टर्क के साथ कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो ओटोमन के साथ नहीं आ रहे थे, ठीक, क्योंकि थोड़ा बहुत रिलीजन का भी एक, वो क्रिश्चियन थे, ओटोमन टर्क्स मुस्लिम थे, तो रिलीजन की भी लड़ाई थी वहाँ पे। खैर, तो ये जो स्ट्रगल था ना ट्रेड का, जो ओशनिक ट्रेड का स्ट्रगल था ना, उसका जो परचम था, ये दो जो स्पेन और पुर्तगाल है, ये दोनों कंट्री ने उठा लेके ठीक है इस हम जारी रखेंगे, आप लोग जो मिल गया सो मिल गया ना, वो जाए, हम अपना अलग रूट ढूंढेंगे, ठीक है। तो टर्किश मोनोपोली के खिलाफ जो स्ट्रगल था वो ये इन दोनों ने स्टार्ट कर दिया। और इन दोनों को जितने भी नॉर्थ यूरोपियंस थे उन्होंने मनी से सपोर्ट किया, आदमी दिए, ठीक है। और शिप्स और जो टेक्निकल नॉलेज था, है ना, कैसे शिप चलाना है, कैसे जाना है, ज्योग्राफी का नॉलेज, वो जेनोइज ने दिया, जेनोवा का, है ना, क्योंकि जेनोवा और वेनिस एक दूसरे के राइवल्स थे। तो वेनिस अगर ओटोमन के साथ चला गया तो जेनोवा उसको अपोजिट करेगा। तो जेनोइज जो है शिप्स और नॉलेज दे थे ना, स्पेन और पुर्तगाल को प्रोवाइड कर रहे थे। अब इन सब वजह से क्या हुआ, एक नया डायरेक्ट रूट इंडिया के लिए खोजा जाने लगा, क्योंकि इस रूट से तो जा नहीं सकते, यहाँ पे टर्किश नेवी का मोनोपोली चल रहा है। तो एक नया रूट ढूंढा जाए भाई जहाँ पे टर्किश नेवी काम ना कर रहा हो, ठीक, ये ढूंढना स्टार्ट कर दिया गया। इसलिए इस एरा में, इस टाइम पे बहुत सारे नेवल डिस्कवरी हुए, नए नए लैंड। आपको पता है कोलंबस भी जो है वो इंडिया को ही ढूंढने निकला था, पहुंच गया अमेरिका, अमेरिका के लोगों को इंडियंस बोल दिया। इसलिए आज अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं उनको, है ना, रेड इंडियंस बोलते हैं। तो ये उसी रीजन में, मतलब उसी एरा में ये सारा काम हो रहा है, बहुत सारे नेवल डिस्कवरीज हो रहे हैं। 1418 से जो डॉम हेनरिक थे, जिनको प्रिंस हेनरी कह लीजिए पुर्तगाल के, या हेनरी द नेविगेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया नेविगेशन को। ये समझ ली कि अपने लोगों को ना एक अलग ही मिशन दे दिया था कि भाई ढूंढो नई ज़मीनों को। इतना ज़्यादा जोर भर दिया कि सारे लोग उस टाइम पे एडवेंचरर नेविगेटर ही बनना चाहते थे। तो इसलिए इनका भी नाम हेनरी द नेविगेटर पड़ा, उनके लोगों के द्वारा रखा गया। तो ये क्या कर रहे थे, 1418 से हर साल 2 से 3 शिप्स भेज रहे थे, है ना, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। अफ्रीका रीजन आपको पता ही होगा, कॉन्टिनेंट, उसका वेस्टर्न कोस्ट कह लीजिए कि ये पूरा का पूरा नमीबिया, अंगोला, नाइजीरिया, घाना, ये गिनिया, ये पूरा का पूरा मैप में देख लीजिएगा, पूरे रीजन को एक्सप्लोर करो भाई कि कहीं तो एंड हो रहा होगा, उधर से होते हुए इंडिया पहुंच जाना है। ये पूरे, है ना, वेस्टर्न कोस्ट को अफ्रीका के सर्च, है ना, ढूंढो, एक्सप्लोर करो, और एक इंडिया के लिए सी रूट निकालो, कहीं तो अफ्रीका ख़त्म हो ही जाएगा ना, उसके बाद घूम के चले जाना है, ठीक। प्रिंस हेनरी का 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला ये कि अरब्स को, है ना, मात देनी है इस ट्रेड में, ताकि जो ट्रेड रूट है अगर नया इस्टेब्लिश होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर लेंगे। तो अरब्स को, और जो उनका वेनिस है, ऑब्वियसली वेनिस से भी उन लोगों की चल रही थी, क्योंकि वेनिस जो है तुर्क के साथ मिल गया था, तो मतलब यूरोपियन राइवल्स भी, है ना, इन दोनों को मात देनी थी। पहला ऑब्जेक्टिव ये था
क्योंकि ये जो ट्रेड था इससे बहुत पैसा आ रहा था। अभी बताएंगे आगे चल के आपको कि क्या आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, जो तुर्क हैं उनके पावर को कॉन्ट्रोपाइज करना है, मतलब तुर्क मुस्लिम है, नए नए रीजन को ढूंढेंगे तो वहाँ पे उनका रिलीजन फैलेगा। हम ढूंढ लेंगे तो क्या होगा कि जो ये नए नए रीजन्स को हम ढूंढेंगे तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे जो किसी धर्म को मानते होंगे, हीदन्स कहते थे वो लोग, अपने समझ लीजिए एक टर्म ही है उसके लिए, हीदन्स, है ना। कि हीदन्स मान लीजिए कि जो जाहिल हों, जो अजीब व गरीब, है ना, मतलब अजीब अजीब तरह की चीज़ों में विश्वास रखते हो, उनको हीदन्स कहते थे। जिसको हम लोग अभी ट्राइबल रिलीजन्स कहते हैं ना आज के ज़माने में, वो लोग हीदन्स कहते थे। तो उनका कहना था, तो प्रिंस हेनरी का ये दो ऑब्जेक्टिव था। पहला ऑब्जेक्टिव कि ट्रेड में मात देना है अरेबियंस को और अपने जो दुश्मन हैं यूरोपियन उनको, और दूसरा था कि ओटोमन टर्क्स को कॉन्ट्रोपाइज करना है, क्योंकि अगर उस रीजन में नए नए मतलब दबदबा अगर ओटोमन का ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा तो उनका रिलीजन भी फैलता चला जाएगा, तो क्रिश्चियनिटी पे थोड़ा खतरा आएगा ना। तो उस पूरे के पूरे पावर को कॉन्ट्रोपाइज करने के लिए इन लोगों को नई डिस्कवरीज करना होगा, इन लोगों को नई जगह जाना होगा, अपनी मिशनरीज को भेजना होगा, ताकि जो एशिया और अफ्रीका के जो हीदन्स हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया जा सके। तो ये मेन दो ऑब्जेक्टिव था प्रिंस हेनरी का। और ये जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, इसको फुलफिल करने का बहुत ज़्यादा तो शौक नहीं था, लेकिन हाँ कह सकते हैं थोड़ा तो ये मोटिव था ही। कंप्लीट ये नहीं था लेकिन थोड़ा मोटिव था। मेन मोटिव था ट्रेड वाला, और ये मोटिव भी बाद में समझ लिए ऐड हुआ ताकि चर्च का सपोर्ट मिले। चर्च उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम देखते हैं कि मिला भी। जो पोप थे उस टाइम के, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। अब एक डिक्री करके एक बुल, देखिए पोप के द्वारा जो डिक्री दिया जाता है, रिटन कह लीजिए, जो इंडिया में पहले जिसको हम लोग फरमान कहते हैं ना, शाही फरमान हो निकल गया भाई, अब शाही फरमान आपको मिल गया तो एक काम के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, है ना। तो वैसा ही पोप जो फरमान जारी करता है उसको बुल कहते हैं, या डिक्री नॉर्मल कह लीजिए, है ना। तो पोप ने एक बुल इशू किया 1453 में, और ये कह दिया, पुर्तगाल को इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि जितना भी ज़मीन आप केपनोर के बियॉन्ड, अफ्रीका में केपनोर रीजन है, अफ्रीका के एंड पे आप लोग देखिएगा, है ना, मैप में मैंने डाल दिया है, बड़ा सा रीजन है, साउथ अफ्रीका में पड़ता अभी है, जिसको नॉर्दर्न केप के नाम से भी, वहाँ मतलब एक प्रोविंस ही है साउथ अफ्रीका का अभी, नॉर्दर्न केप, उस टाइम पे कैप नोर था। तो ये कह दिया कि कैप नोर के उस साइड बियॉन्ड जितनी भी ज़मीन ढूंढेगा पुर्तगाल का होगा, वो पूरा का पूरा रीजन, ठीक है, इंडिया तक, अप टू इंडिया तक जितनी ज़मीन होगा वो पुर्तगाल को जाता है। मतलब कोई दूसरा क्रिश्चियन कंट्रीज़ पे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ पे दावा नहीं करेगा। पहले ही इसने एक, है ना, कह सकते हैं कि बुल ये डिक्री निकाल करके सारे क्रिश्चियन यूरोपियन कंट्रीज़ को मना कर दिया कि इसके अलावा आपका कहीं हक नहीं है, सिर्फ पुर्तगाल का हक होगा, इससे पहले जितना ले लीजिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन वही थी कि पुर्तगाल को पुर्तगाल को उन जगहों के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना होगा। दूसरा मोटिव देख लिए, दूसरा मोटिव का सपोर्ट, दूसरा मोटिव यही लाया होगा ताकि जो चर्च है उसका सपोर्ट मिले, तभी तो लोग पैसा लगाएंगे इस पर। 1488 में हम लोग देखते हैं कि जो बर्थोलोम्यू दियाज है, ठीक है, पुर्तगीज़ में क्या प्रोनाउंसिएशन उतना पता नहीं, है ना। बर्थोलोम्यू दियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये साउथ अफ्रीका का, है ना। साउथ अफ्रीका का एक समझ लिए कि छोटा सा लैंड मास है जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। मैप में मैंने डाल दिया है, एंड पे है एकदम, आप चाहे तो देख सकते हैं, है ना। तो उस जगह को, है ना, ये राउंड करते हैं, मतलब उस जगह को ये क्रॉस करते हैं। अब तक सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न रीजन का ही इन लोगों ने एक्सप्लोर किया था। अब ये पहले, है ना, इंसान है जिन्होंने केप ऑफ गुड होप को राउंड किया, मतलब इसको पार किया है, पूरा इंडिया तक नहीं आए, घूम करके पार किया है। तो ये एक स्टार्ट कर दिया इन्होंने, एक लिंक दिखा दिया, है ना, एक बेसिस डाल दिया कि हाँ भाई हम इधर से घूम करके जा सकते हैं। उसके बाद ही देखते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में घूम कर आता है। तो कह सकते हैं कि एक बेसिस जो है ना, कि डायरेक्ट ट्रेड लिंक हो सकता है इधर से होते हुए, है ना, वो किसने इस्टेब्लिश किया? बर्थोलोम्यू डियाज ने इस्टेब्लिश किया है, ठीक। अभी जितने भी सी वॉयजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन
बहुत, है ना, कह सकते हैं कि रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। एक है मैराइनर्स कंपास और एक है एस्ट्रोलेब। ठीक, इन दोनों में से कोई भी डिस्कवरी जो है वो यूरोपियन नहीं है, कोई भी इन्वेंशन, इनफैक्ट डिस्कवरी नहीं कह सकते इसको, है ना। ये दोनों इन्वेंशन जो है ये यूरोपियन नहीं है। मैराइनर्स कंपास जो है कहा जाता है, जो सबसे पुराना मैराइनर्स कंपास है जो अभी तक स्टडी किया गया है, वो चाइनीज़ देखा गया है। तो कह सकते हैं कि चाइनीज़ ने ही कहीं ना कहीं डिस्कवर किया होगा इसको, सबसे पुराना जो कंपास है। ठीक, और जो एस्ट्रोलोब दिन के टाइम में यूज़ किया जाता है, मैंने साइड में एक दिखाया भी कैसे यूज़ करते थे दिन के टाइम में अपने पोजीशन को जानने के लिए। ठीक, तो ये कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, तो ये जो दो इन्वेंशन है और ये जो एस्ट्रोलेब वाला इन्वेंशन, ये भी यूरोपियन नहीं है। ये इसका क्रेडिट ग्रीक को जाता है कि ग्रीक जो है ग्रीस में इसका इन्वेंशन हुआ है। तो ये दोनों को दोनों इन्वेंशन यूरोपियन नहीं है, फिर भी यूरोपियन ही सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करके नए नए ना रूट्स का, नए नए लैंड्स का डिस्कवरी कर रहे हैं। अब क्योंकि उनकी शिप्स जो थी वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं थी, बल्कि इन्फीरियर शिप्स रहते हुए भी यूरोपियंस कई नए नए रीजन्स का डिस्कवरी कर रहे थे। उसका वजह यही था कि उनका जो स्पिरिट ऑफ डेयरिंग, हिम्मत, है ना, और बिजनेस फैलाने का जो जज्बा है बहुत ज़्यादा था। और ऑब्वियसली रेनेसेंस, नए नए रीजन्स को ढूंढने का, है ना, वहाँ के लोगों को जानने का क्यूरियोसिटी भी। ठीक, तो ये तीन चीज़ मिला करके उनका छोटा शिप होने के बावजूद उनका जज्बा इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो नए नए रीजन्स को डिस्कवर कर रहे हैं। ये जितने भी डेवलपमेंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितना भी फॉरेन इन्वेंशंस है, जैसे गन पाउडर, प्रिंटिंग, टेलीस्कोप, जो कि बाहर के देशों में हुआ है, वो सारा यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोप में क्या हो जा रहा है, अच्छे से तेज़ी से एसिमुलेट कर जा रहा है, फैल जा रहा है, इम्प्रूव कर लिया जा रहा है। एक तो वो सारे टेक्नोलॉजी ये जान रहे हैं तो लोगों में फैल गया, एसिमुलेशन हुआ, है ना, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, फैलने के बाद एसिमुलेशन होगा। ठीक, और तीसरा इम्प्रूवमेंट, उसमें नए नए पार्ट्स या कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको इस्तेमाल करना, इनोवेशन जिसको कह लीजिए। चलिए हम लोग वापस आते हैं वास्को डी गामा पे। तो वास्को डी गामा जब इंडिया से वापस सामान सब लेकर के जाते हैं, रिटर्न होते हैं सामान के साथ, तो इस सामान की जो वैल्यू बैठती है वो बैठती है पूरे के पूरे एक्सपीडिशन का 60 टाइम्स। इतना फ़ायदा समझ लीजिए। अब इतना ज़्यादा फ़ायदा होने के बाद भी इंडिया और पुर्तगाल का जो ट्रेड है वो बहुत स्लो ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ पे फिर मोनोपोली आ जाती है पुर्तगीज़ गवर्नमेंट की कि वो आज़ाद नहीं छोड़ रहे अपने प्राइवेट, मतलब जो लोग हैं उनको इजाज़त नहीं दे रहे कि आप ट्रेड कीजिए। तो इस वजह से वो ग्रोथ स्लो होता है। लेकिन अब सोचिए, इतना घूम के आने के बावजूद 60 टाइम्स फ़ायदा हो रहा है, तो जो छोटा रूट होगा उसका तो खर्चा और कम होगा। तो अरेबियंस का सोचिए उस टाइम में कितना ग्रोथ हुआ होगा, समझ रहे हैं ना। खैर आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो पुर्तगीज़ पावर का जो ग्रोथ दिख रहा है, इसको देखकर इजिप्ट का जो सुल्तान था वो एक फ्लीट भेजता है इंडिया की तरफ ताकि इन लोगों से लड़ाई हो सके। और इस फ्लीट को ज्वाइन करते हैं गुजरात के जो रूलर थे उस टाइम के, वो अपने शिप्स का कंटिंजेंट भेजते हैं और दोनों मिल करके, है ना, पुर्तगीज़ का जो शिप्स है उस पर हमला करते हैं। लेकिन पुर्तगीज़ जो है हमला को ख़त्म कर देता है, मार देता है, उनके शिप्स को डुबा देता है। कब होता है ये? 1509 में। ठीक है, इस होता, और रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो पुर्तगीज़ के जो गवर्नर थे उनके भी बेटा का डेथ हो जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट बदलते हैं पुर्तगीज़ के। ये 1509 की कहानी है। ठीक है, और इसी टाइम पे लैंड में कृष्णदेवराय की आर्मी जो है बहमानिस को हरा रही है, याद रखिए ना, क्योंकि मैंने पहले बताया ना 1509। ठीक, तो लैंड पे इधर चल रहा है विजयनगर वर्सेस बहमानिस, और इधर सी में चल रहा है पुर्तगीज़ वर्सेस इजिप्ट और थोड़ा बहुत गुजरात का कंटिंजेंट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि उसको हरा दे रहे हैं, तो पुर्तगीज़ यहाँ पे जीत जा रहा है। गवर्नर चेंज होता है, फिर पुर्तगीज़ गवर्नर नए बनते हैं, अफोंसो दे, है ना, एल्बुकर्क। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नर है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएंगे। ठीक, ये गवर्नर बनते हैं पुर्तगीज़ का जितना ही पोजीशन होगा ईस्ट में उन सभी के।
ठीक है। ईस्ट में जितने पोजीशन है इंडिया और जितना भी ये जावा समुद्रा वाले रीजन में जो भी पुर्तगीज़ का पोजीशन होगा उन सब के गवर्नर बनते हैं। तो वो एशिया और अफ्रीका में जितने भी पॉइंट्स होंगे, स्ट्रेटजिक पॉइंट्स, जहाँ से मिलिट्री मतलब नेवी और ट्रेडर्स पे ध्यान रखा जा सके, नेवी आपस में कांटेक्ट कर सके, उन स्ट्रेटजिक प्लेसेस पे फोर्ट्स बनाते हैं। उनका मानना है कि बिना फोर्ट्स के, बिना ज़मीन पे उतरे नेवी स्ट्रांग नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत स्ट्रांग पकड़ नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे फोर्ट्स बनाते हैं ताकि उनको सप्लाई मिल सके लगातार, और इन सभी है ना फोर्ट्स को बैक किया जाता है एक स्ट्रांग नेवी के द्वारा। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं 1510 में बीजापुर से गोवा को कैप्चर कर लेते हैं पुर्तगीज़। तो इससे क्या होता है कि जो मालाबार का जो पूरा का पूरा रीजन है, ये समझ लीजिए केरला का वो पार्ट, वेस्टर्न पार्ट जो समुंदर से सटा हुआ है, इस पूरे पार्ट का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है, क्योंकि गोवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहाँ से ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। तो मालाबार का जो ट्रेड है उस पर पूरा का पूरा कमांड मिल जाता है इनको। इसके अलावा यहाँ से डेक्कन के रूलर्स के हो रहे हरकतों को भी देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है। और गोवा काफ़ी नज़दीक है गुजरात के सी पोर्ट्स के लिए, ताकि यहाँ से वो कुछ भी जैसे ही दिखा कि हाँ भाई गुजरात थोड़ा वीक पड़ रहा है, तुरंत उनके सी पोर्ट्स को कब्जा कर लिया जाए या उधर से आ रहे किसी हमले को ख़त्म किया जा सके। तो इन दोनों जगहों पे नज़र रख सकते हैं। तो ये जो गोवा का पोर्ट था, इन लोगों को सोना पे सुहागा हो गया है, समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है, पुर्तगीज़ ब्लॉकेड की वजह से है ना पूरा का पूरा जो बीजापुरी ट्रेड है, सी ट्रेड, वो ख़त्म हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। और जो बीजापुरी पोर्ट्स थे जैसे कि डंडा रजौरी और डबोल, है ना, इसको पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं, ब्लॉकेड लगा देते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, जिसकी वजह से बीजापुर समझ लीजिए कि इकोनॉमिकली भी वीक हो जाता है, क्योंकि उसका सी ट्रेड ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो बीजापुर का बर्बादी भी हो जाता है। ये जो हो रहा है बीजापुर के साथ, ये जनरली विजयनगर के साथ मिलकर ये कर रहे हैं ना, ये जो भी हरकत हो रहा है यहाँ पे, इतना समझ लीजिए पुर्तगीज़ का बीजापुर क्या कहते हैं विजयनगर के साथ एक अलायंस बना है, और दोनों मिलकर के इस जो बीजापुर है स्पेशली सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बीजापुर के बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट से पोर्ट्स थे। ठीक है, पुर्तगीज़ को वो चाहिए थे और लैंड वाला रीजन चाहिए था किसको, विजयनगर को, तो दोनों के बीच में अलायंस था। गोवा से वो एक्सपेंड करते करते श्रीलंका तक पहुँचे, श्रीलंका के भी रीजन्स को हथियाया, सुमात्रा के भी रीजन को हथियाया और मलक्का तक पहुँच गए। मतलब ईस्ट, ये जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है ना एशिया का, यहाँ तक पूरा का पूरा फैल गए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एंट्री होती है ओटोमन्स की इस पूरी लड़ाई में जो चल रहा है इधर। ठीक, तो पुर्तगीज़ को तो एक एक्सटर्नल चैलेंज हमेशा से रहा हुआ था ओटोमन तुर्क्स का, कि वो कभी भी हमला कर सकते हैं, और अगर ओटोमन तुर्क्स अरब्स के साथ हैंड मिला लेते हैं या इंडियन पावर्स के साथ हैंड मिला लेते हैं तो ख़तरा तो था ही पुर्तगीज़ के इंडियन ट्रेड को लेकर के। तो गुजरात ट्रेड के थ्रेट, क्योंकि गोवा में आके बैठ चुका था, यहाँ से गुजरात के ट्रेड को खतरा हो सकता था, तो ये खतरा देख करके गुजरात के जो सुल्तान थे उन्होंने एक एम्बेसी भेजा ओटोमन रूलर को कि हमें मदद चाहिए भाई, हमें हेल्प करो, इस क्या कहते हैं कि पुर्तगीज़ को यहाँ से निपटाओ। तो ओटोमन्स जो हैं वो अग्री कर जाते हैं, जो कैलिफ थे वो अग्री कर जाते हैं कि ठीक है हम एक आर्मी भेजेंगे इनको हटाने के लिए, ताकि अरब ट्रेड भी सुरक्षित रह पाए। इन्होंने बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, एक डायरेक्ट लिंक ढूंढ करके नया। तो रेड सी से तो पुर्तगीज़ को हटा ही चुके थे, खदेड़ चुके थे रेड सी के एरिया से ओटोमन्स उनको। 1529 में एक नया है ना क्या कहते हैं फ्लीट भेजते हैं ओटोमन के जो कैलिफ हैं अंडर सुलेमान रईस, वो भेजते हैं ताकि बहादुर शाह की मदद हो। बहादुर शाह कौन है, ये गुजरात के उस टाइम के सुल्तान हैं। तो रेड सी से खदेड़ दिया और 1529 में एक नया फ्लीट भेज दिया है, एक स्ट्रॉन्ग फ्लीट भेज दिया, नेवल फ्लीट भेज दिया है एक अच्छे कमांडर के साथ। अब देखिए क्या होता है, बहादुर शाह उनको अच्छे से ग्रीट करते हैं, अपने यहाँ रखते हैं। इसी बीच पुर्तगीज़ जो है 1530 में दमन पे और दीव पे अटैक करते हैं, लेकिन ओटोमन तो वहाँ आ चुके हैं। ओटोमन की वजह से क्या हो रहा है कि जो ओटोमन का जो फ्लीट है उसकी वजह से ये जो अटैक था इसको रिपल्स कर दिया गया, मतलब भगा दिया गया। लेकिन पुर्तगीज़ क्या किए, दमन एंड दीव पे हमला तो कुछ नहीं कर पाए,
तो साइड में ही चौल में जा कर के एक फोर्ट बना लिया, ठीक है, जहाँ से वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोमन्स बैठे हुए हैं, तो अपना कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे कि ठीक है कुछ नहीं तो ये तो लेकर जाऊँगा, इस तरीके से, ठीक। तो गुजरात और टर्किश अलायंस बन ही रहा था, गुजरात और ओटोमन टर्क्स के बीच में अलायंस बन ही रहा था। इसी बीच में ज़्यादा बड़ा खतरा गुजरात को आ गया, वो लैंड की तरफ से आया, सी की तरफ से नहीं। वो था हुमायूं, मुग़ल का, है ना, मुग़ल साम्राज्य का हुमायूं। हुमायूं ने गुजरात पर अटैक कर दिया। अब इस अटैक को रिपल्स करने के लिए, है ना, मुगल्स के को हटाने के लिए बहादुर शाह हाथ मिला बैठते हैं, किससे, तो पुर्तगीज़ के साथ, कि भाई इस खतरे को निपटाने दो। अब पुर्तगीज़ को बदले में तो कुछ चाहिए होगा, तो पुर्तगीज़ को बदले में जो बसीन है वो आइलैंड देते हैं और दीव में एक फोर्ट बनाने का परमिशन देते हैं। ये खतरा चलता है, लड़ाई होता है और फिर मुगल्स को एक्सपल, है ना, कर दिया जाता है, मुग़ल को यहाँ से भगा दिया जाता है गुजरात से। और फिर बहादुर शाह को लगता है कि पुर्तगीज़ का पावर बढ़ रहा है, अभी इनका निपटारा किया जाए। तो फिर वो एक सेकंड ना एम्बेसी भेजते हैं ओटोमन्स को, ओटोमन्स फिर अग्री कर जाते हैं ना, और फिर उधर से कुछ मदद आता है, लेकिन उससे पहले ही पुर्तगीज़ और इनके बीच नेगोशिएशन हो रहा होता है, बहादुर शाह के बीच ना। तो एक पुर्तगीज़ शिप पे, है ना, शिप पे, जहाज़ पे ये बहादुर शाह और उसका गवर्नर जो है वो बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। बहादुर शाह को शक लगा कि ये मर्डर प्लान कर रहा है, मेरा एसेसिनेशन प्लान किया हुआ है ये। तो इस धोखाधड़ी में कह लीजिए वहाँ पे हरगम मच जाता है, मारकाट स्टार्ट हो जाता है और गवर्नर जो है मर जाता है, गवर्नर का मर्डर हो जाता है। शाह जो है नाव से कूद जाते हैं बहादुर शाह, और तैरते, मतलब वहीं से ज़मीन तक आने के लिए, है ना, समझ लीजिए किनारे तक आने के लिए तैरते हैं, और तैरते तैरते ही बीच में मर जाते हैं। और ये सारा कांड होता है 1536 में। मतलब अजीब कहानी चल रहा है, क्योंकि दूसरी बार एम्बेसी भेज चुके होते हैं बहादुर शाह, तो ओटोमन्स की तरफ से एक और फ्लीट आता है, ठीक है। कह लीजिए कि ओटोमन तुर्क्स के द्वारा पुर्तगीज़ के खिलाफ कह लीजिए कि सबसे बड़ा नेवल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, सबसे बड़ा नेवल फ्लीट आता है। और ये आता है 1536 में सुलेमान रईस के कमांडेंट के अंदर। सुलेमान रईस नहीं, सुलेमान पाशा, ठीक है। तो क्या सुलेमान पाशा के, है ना, कमांडर बनते हैं इस पूरे फ्लीट के, और आते हैं पुर्तगीज़ से लड़ने के लिए इंडियन वाटर्स में, है ना। ये 1536 में होता है। ये जो सुलेमान पाशा हैं, ये 82 साल के बुढ़े हैं एक तरह समझ लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अक्लमंद, बहुत ज़्यादा ही तेज़, और जो कैलिफ थे उनके सबसे भरोसेमंद गवर्नर थे, है ना। और ये गवर्नर थे कहाँ के, गवर्नर ऑफ कायरो, इजिप्ट का जो कैपिटल है आज का, है ना, उस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी था। तो कायरो के गवर्नर थे, 82 साल के बुढ़े थे, और यहाँ पे कमांडर बन के आए हुए थे। दीव आए 1538 में कि पुर्तगीज़ का सफाया किया जा सके, लेकिन क्योंकि बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था, है ना, लैंग्वेज आपका बहुत ख़राब है, इस टाइप से कहते हुए गुजरात के जो सुल्तान थे उन्होंने सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो 2 मंथ का सीज चला, उसके बाद टर्किश जो है वापस हो गए। देखो अभी वापस बिना हराए के, क्योंकि सपोर्ट चाहिए ना लैंड से, जो पूरा नेवी है उस पर आदमी ही तो है, खाएंगे पिएंगे, बाकी सारी चीज़ें चाहिए ना नाव को चलाने के लिए। और जब लैंड से ही सपोर्ट ख़त्म तो कितना दिन तक टिकेंगे, जितना दिन तक उनके पास राशन है। तो 2 महीने तक लड़ाई चली, खदेड़ा खदेड़ी चलते, दौड़ भाग चलता रहा, उसके बाद वापस ये फ्लीट चल दिया, ठीक है। तो पुर्तगीज़ का समाधान हुआ नहीं, शायद अच्छे से एफर्ट लगता तो हो सकता था, लेकिन खैर किस्मत, जिसका जो लिखा हो वो हो जाएगा। फिर 1551 में हम लोग देखते हैं कि जो पेरी रईस हैं, ओटोमन कार्टोग्राफर हैं, कार्टोग्राफर मतलब नक्शा बनाने वाले, ठीक है। तो जो पेरी रईस हैं उनको जमोरिन्स का सपोर्ट मिलता है, कालीकट का जमोरिन आपको पता होगा, ठीक है, उनका सपोर्ट मिलता है। और ये पेरी रईस जो हैं ये ओटोमन के कार्टोग्राफर हैं, तो ओटोमन की ही फ्लीट को लेकर के होंगे, ठीक है। ये पुर्तगीज़ फोर्ट्स पे अटैक करते हैं, कहाँ के, मस्कट और हॉर्मूज़, ठीक है। मस्कट और हॉर्मूज़ ये इंडिया नहीं है, इसको याद रखिएगा। ये मस्कट समझ लीजिए ये ओमान का एक पोर्ट था, आज के ज़माने का ओमान,
और जो हॉर्मुज था वो ईरान का पोर्ट था। ठीक है, तो इन दोनों पे जो पोजीशंस था पुर्तगीज़ का, उस पे हमला करते हैं। हालांकि वो हमला फेल हो जाता है, ठीक है, और बाद में पेरी रईस को कह सकते हैं कि एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। कैलिफ जो है उसको मरवा देते हैं कि तुमने क्या किया, वो सीज उठा लिया। अलग कहानी है वो ना, फिर कभी देखा जाएगा। इसी बीच जब ये मस्कट और हॉर्मुज पर अटैक कर रहे थे, इधर पुर्तगीज़ जो हैं वो दमन को कैप्चर कर लेते हैं, छीन लेते हैं इसके रूलर से। जो दमन का जो रीजन है उसको जीत लेते हैं। बस एक और इम्पॉर्टेंट पोर्ट उनके हाथ में चला गया। ठीक, फिर एक फाइनल ऑटोमन एक्सपीडिशन होता है जो कि अली रईस के अंदर 1554 में भेजा जाता है, और फिर वो भी फेल हो जाता है पुर्तगीज़ के खिलाफ। तो ये जितना भी फेलियर हुआ, इन सारे एक्सपीडिशंस का जो फेलियर हुआ है, इसके बाद ऑटोमन्स अपना तरीका बदल लेते हैं कि अब लड़ो नहीं, अब पैक्ट बनाओ। तो ऑटोमन और पुर्तगीज़ जो हैं वो एक एग्रीमेंट पे आते हैं कि ठीक है, अब जो स्पाइस का ट्रेड है और जो ओरिएंटल गुड्स हैं, ओरिएंटल गुड्स मतलब सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, पोर्सलीन हो गया, इन सभी का ट्रेड, ठीक है। तो ओरिएंटल गुड्स और स्पाइस का जो ट्रेड है उसको शेयर करेंगे अब हम लोग, ना कि हम लोग अरब सीज़ में लड़ा करेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक कह सकते हैं कि शांति समझौता हो गया। ऑटोमन्स जो है अपना इंटरेस्ट वापस यूरोप की तरफ कर लेते हैं कि इधर अब लड़ाई किया जाए, इधर जीता जाए। इससे हुआ क्या कि अगर ऑटोमन्स थोड़ा देर और रुकते लड़ते हुए, तब तक मुग़ल आ चुका थे, है ना। तो मुग़ल पावर में बढ़ रहे थे इंडिया पे। जब वो पूरा बढ़ जाते, ऑटोमन के साथ मिलकर पुर्तगीज़ को साफ कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये पहले ही संधि बना करके यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गए, तो मुगल्स के साथ अलायंस बनना मुश्किल हो गया। प्रिक्लूड मतलब ये चांस ही हट गया, चांस ही ख़त्म हो गया। तो पुर्तगीज़ का यहाँ पे खात्मा होते होते बच गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, पुर्तगीज़ इम्पैक्ट ऑन द इंडियन ट्रेड, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या असर पड़ रहा है जो पुर्तगीज़ इंडिया में आए हैं उससे, इंडिया के ट्रेड पे, यहाँ के समाज पे, और इंडिया का जो पॉलिटिक्स है उस पर। तो पॉलिटिक्स पे तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख ही लिया इफेक्ट कि किस तरीके से यहाँ पे जो डेक्कन के रीजन में सल्तनत चल रहा है उसका कैसे धीरे धीरे खात्मा हो रहा है, ये सब हम लोगों ने देख ही लिया है। हम लोग ट्रेड पे देखते हैं क्या होता है। पुर्तगीज़ आए, इस रीजन में पोर्ट्स को हथियाया और फिर धीरे धीरे मोनोपोली इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पुर्तगीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो पूरा का पूरा इंडियन ओशन का जो ट्रेड है, वास्ट एक्सपेंस है, उसको अच्छे तरीके से पोलाइज नहीं कर सके, कह लीजिए कि रूल नहीं कर सके, बेहतर आप ये समझ लीजिए, ठीक, और कंट्रोल नहीं कर सके, ना ही ट्रेड को, ना ही यहाँ के ट्रेडर्स को, इस रीजन के, इस पूरे ओशनिक ट्रेड को, ना ही उनके ट्रेडर्स को ये अच्छे तरीके से कंट्रोल में कर सके। कोशिश किया उन्होंने कई सारे गुड्स को मोनोपोलाइज करने का, ये सिर्फ हम बेचेंगे, और अलग अलग गुड्स पे टैक्स लगा देने का, लेकिन ये कोशिश भी फेल हो गया। वो भी देखेंगे क्यों फेल होता है। ठीक, तो मोनोपोली भी उनका सही तरीके से काम नहीं किया, और जो टैक्स लेने वाला सिस्टम था वो भी काम नहीं किया। तो जो पेपर का ट्रेड था, आर्म्स का ट्रेड था, और एम्यूनेशन का, है ना, मतलब गन्स का ट्रेड, इसके अलावा मसालों का ट्रेड, जिस पे वो है ना मोनोपोली लगाए हुए थे कि सिर्फ हम बेचेंगे, है ना, ये मोनोपोली होने के बावजूद सही तरीके से काम नहीं किया। रॉयल मोनोपोली था, मतलब सिर्फ वहाँ का जो पुर्तगाल का जो किंग था ये उसके अंडर में रहेगा, बाकी ट्रेडर्स जिसको जो बेचना है बेचो, टैक्स दो, बेचो। लेकिन ये जो वार हॉर्सेस, गन्स और पेपर वाला था, ये सिर्फ और सिर्फ है ना जो रॉयल ट्रेडर्स हैं वही बेचेंगे। ट्रेडिंग शिप्स को परमिट दिया जाता था, पुर्तगीज ऑफिशियल से परमिट लेनी पड़ती थी कि आप इस जगह पे ट्रेड कर पाएंगे, तो टैक्स भी देना पड़ेगा। पुर्तगीज जो है वो सभी शिप्स पर दबाव देने लगे कि आप जब ईस्ट जा रहे हो ना, मतलब अफ्रीका के ईस्ट जा रहे हो, तो गोवा से होते जाइए और गोवा में कस्टम ड्यूटी पे करके जाइए, ज़बरदस्ती। भले आप किसी कारण से जा रहे हो कि तो कुछ कोई लेना देना नहीं, इधर से जा रहे हैं आप अगर, तो गोवा में जाइए, टैक्स दीजिए, फिर निकलिए। इन सभी रूल्स को इन्फोर्स करने के लिए उन्होंने एक अलग ही कह लीजिए कि अपना हक जताना स्टार्ट कर दिया कि हम किसी भी शिप को जिस पे शक होगा हम उसको है ना चेक करेंगे, सर्च करेंगे। जिस पे भी शक होगा कि वो कॉन्ट्राबैंड ट्रेड में इन्वॉल्व है। कॉन्ट्राबैंड ट्रेड मतलब हो गया कि जो चीज़ मना कर दिया गया, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, पेपर, मसालों का, गन्स का, है ना, और जो वॉर हॉर्सेस है, लड़ाई के लिए जो अरबी घोड़े चाहिए ना, ये सभी
चीज़ों को मोनोपोलाइज कर दिया कि सिर्फ हम बेचेंगे। अगर आप इसको बेच रहे हैं, हमको शक हुआ, हम आपको सर्च कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो शिप्स है ना रिफ्यूज़ करेगा सर्च करने से, उसको वॉर है ना प्राइजेस की तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसको डुबा दिया जाएगा या पूरा कैप्चर छीन लिया जाएगा, उसके सामान को लूट लिया जाएगा, उस पर जितने लोग होंगे है ना उन सभी को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। हम उसको नौकर समझेंगे और बेच देंगे स्लेव मार्केट में, स्लेवरी के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरह से समझ रहे हैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। इसकी वजह से हुआ कि कंटिन्यूस फ्रिक्शन होने लगा और पुर्तगीज़ को तुरंत रियलाइज़ हुआ, बहुत जल्दी, नहीं तो बहुत लेट हो जाता, फिर बहुत कुछ खो देते। तो बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि इन सभी हरकतों की वजह से, इन सभी पॉलिसीज़ की वजह से हम सी में जितना है ना समुद्र में जितना जीतेंगे उससे ज़्यादा ज़मीन पे लूज़ कर देंगे। ज़मीन पे जितना अभी दबदबा बना है, बार बार जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारे छोटे मोटे जो स्टेट्स हैं वो एक साथ मिल जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, हमको हरा देंगे। तो हम जितना सी पे जीतेंगे उससे ज़्यादा लैंड पे हार जाएंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ इतना स्ट्रगल का, ठीक है। अब ये जो नौटंकी इन्होंने स्टार्ट किया, पॉलिसी फालतू फालतू बनाया कि आप गन्स नहीं बेच सकते, गन्स हम बेचेंगे सिर्फ। अब कई सारे शिप्स जो थे वो कैनन्स जो तोप रखते थे या सोल्जर्स को हायर करते थे, वो इसलिए नहीं हायर करते थे कि हम जा रहे हैं लड़ने, वो इसलिए हायर करते थे ताकि जो सी पायरेट्स थे ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आपने देखा ही होगा, उसमें पता ही चला होगा सी पायरेट क्या है, समुद्री लुटेरे ना। जो सी पायरेट्स थे मालाबार के ट्रेड में और अरब कोस्ट के ट्रेड में, अरब कोस्ट पे और जो मालाबार कोस्ट पे, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड होता था, इस रीजन में समुद्री लुटेरे भरे हुए थे, लूट मार मचाए हुए थे। तो इसके खिलाफ जो शिप्स थे वो अपने पास तोप रखते थे और सोल्जर्स को हायर करते थे कि इससे सुरक्षा हो सके। अब क्योंकि गन रखना अलाउड नहीं था, कोई देखा भाई कि गन तोप ले जा रहा है बस, या सोल्जर्स रख लिया है मतलब ये लड़ने जा रहा है, ले उसको उस पूरे के पूरे शिप्स को कैप्चर कर लिया, उसको लोगों को स्लेव बना के बेच दिया, तो इस तरीके से फ्रिक्शन बढ़ेगा ना, है ना। तो खैर ये सारा नौटंकी करने के बाद भी पुर्तगीज़ जो है वो इंडियंस का और अरब्स का जो ट्रेड में डोमिनेशन था, है ना, या इंडियन टेक्सटाइल्स के ट्रेड में या इंडियन मसाले के ट्रेड में, चीनी के, है ना, घोड़ों के, सोना के, किसी भी ट्रेड में, है ना, जो इंडियंस और अरब्स आगे थे, जो डोमिनेट कर रहे थे, उस डोमिनेशन को चेंज नहीं कर पाए, ठीक। यहाँ तक कि जो पेपर वाला और जो स्पाइस का ट्रेड जो था, है ना, जिस पे रॉयल मोनोपोली लगा दिया था, उसमें भी वो फेल कर गए। ये जो मोनोपोली था कुछ ही डिकेड्स तक चला, 10 20 30 साल तक चला, उसके बाद ये मोनोपोली ख़त्म, फेल हो गया, ख़त्म तो नहीं हुआ, फेल हो गया, ख़त्म नहीं किया। लोग माने ही नहीं, क्यों? क्योंकि 16th सेंचुरी आते आते तक एक नया रूट निकाल लिया है ना। दो वजह से ये जो पेपर का सप्लाई था लेवेंट में और इजिप्शियन मार्केट में दोबारा रिज्यूम कर दिया गया इंडियंस और अरब्स के द्वारा, मोनोपोली नहीं काम किया उनका, दो वजहों से। पहला रीज़न ये था कि जो मुगल्स थे और जो सफ़ाविद्स थे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन के उभरे, जिसकी वजह से जो ओवरलैंड ट्रेड था, ज़मीन का जो ट्रेड था, है ना, वो चालू बहुत अच्छे तरीके से होने लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक तो प्रमोट किया ट्रेड को, ओवरलैंड ट्रेड को, और साथ में सेफगार्ड किया। जो रॉबर्स थे, लुटेरे थे, डकैत थे, जो लूट लेते थे ट्रेडर्स का सामान, पूरे के पूरे रोड को अगर वो सिक्योर कर दें, अपने फ़ौज का जगह जगह छावनी बिछा दें, तो डकैत नहीं आएगा, डकैत नहीं आएगा तो ये ट्रेड आसान हो जाएगा। तो अब ये जो ओवरलैंड ट्रेड को उन्होंने सुरक्षित कर दिया, तो इजिप्शियन मार्केट और पूरा लेवांट का जितना भी एरिया था, ये लैंड से जुड़ा हुआ था इंडिया के साथ, तो ये पूरा रीजन पे सफ़ाविद्स और मुगल्स मिल करके पूरे के पूरे ट्रेड को सेफगार्ड कर दिए, प्रमोट कर दिए, तो हो गया अरबियन और इंडियन का डोमिनेशन स्टार्ट हो गया, फिर से रिज्यूम हो गया पूरा ट्रेड। दूसरा, ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या हुआ, जो गुजरातीज़ थे उन्होंने एक नया सप्लाई रूट ढूंढ लिया सुमत्रा से, है ना। सुमत्रा का जो अचीन पोर्ट है वहाँ से लेकर के इजिप्ट तक, लक्षद्वीप होते हुए, लक्षद्वीप और रेड सी होते हुए एक नया रूट ढूंढ लिया, नया रूट खोल लिया, जहाँ की पुर्तगीज़ ने भी काम नहीं कर सकता था सही से। तो ये नया रूट ढूंढने की वजह से और जो ओवरलैंड ट्रेड था उसको सेफगार्ड करने की वजह से डोमिनेशन फिर से स्टार्ट हो गया इंडियंस और अरब्स का। पुर्तगीज़ जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाए गोवा को ट्रेडिंग सेंटर बनाने का, पूरा का पूरा कह लीजिए कि जितना एशियन ट्रेड था उसका एक डोमिनेंट सेंटर बनाने का। बाद में हम लोग देखते हैं जो कैम्बे है ना, कैम्बे जो गुजरात के रीजन में है,
और बाद में देखते हैं फिर सूरत, ये दोनों गुजरात में, ये दोनों एक है ना बेहतर ट्रेडिंग सेंटर बन के उभरते हैं। तो गोवा पीछे पड़ जाता है, मतलब पीछे नीचे गिर जाता है इस रैंक में, ट्रेडिंग सेंटर के रैंक में, क्योंकि यहाँ के गुजराती, देखो ट्रेडर्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ वो ट्रेडिंग सेंटर ज़्यादा होगा, सीधी बात है। आप पावरफुल कितने उससे लेना देना नहीं। जैसे ही गोवा पे दबदबा बढ़ गया पुर्तगाल का, ट्रेडर्स यहाँ से भाग करके गुजराती नए रूट ढूंढ लिए, तो उधर से ट्रेड स्टार्ट हो गया। तो कैम्बे, सूरत, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन ये दो ट्रेड को बहुत नुकसान दी। एक मालाबार ट्रेड को, जो ये केरल वाले रीजन से ट्रेड हो रहा था, और दूसरा ट्रेड था वो बंगाल से जो सी ट्रेड हो रहा था वहाँ से। इन्होंने क्या किया, एक नया बेस बना दिया चिट्टागोंग में। चिट्टागोंग का है, बांग्लादेश का है, ठीक है। चिट्टागोंग में पोर्ट, मतलब वहाँ से जो बंगाल का जितना ट्रेड था उस पर हमला कर लिया, उसको खा लिया वहाँ से, और गोवा से मालाबार का पूरा ट्रेड को खा लिया। तो दो जगह का ट्रेड उन्होंने नुकसान कर दिया। पुर्तगीज़ ने ओपन किया इंडियन ट्रेड विद जापान, ठीक है, कि इंडिया ट्रेड करे जापान के साथ। इस ट्रेड को भी ओपन किया, जहाँ से जापान से कॉपर और सिल्वर आता था। लेकिन बाद में देखते हैं कि कॉपर सिल्वर के ट्रेड की वजह से जापान में सिल्वर की कमी होने लग जाती, तो जापान इस ट्रेड को बैन कर देता है। लेकिन हाँ, पुर्तगीज़ ने कोशिश की थी कि ट्रेडिंग सेंटर बने तो उनको नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया, बहुत ज़्यादा दिन चला नहीं। इसके अलावा पुर्तगीज़ एक और जगह नाकामयाब है, वो ये कि उन्होंने जितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी यूरोप में डेवलप हुआ था उसको इंडिया तक ट्रांसमिट नहीं कर पाए। आपको पता होगा जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने यूरोप में हो रहे टेक्नोलॉजी को इंडिया में ट्रांसमिट किया। वहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडिया में नए नए फैक्ट्रीज़ बनाए, रेलवे बिछाया, ताकि हमारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, उनका दबदबा बना ना। तो अगर किसी एक, समझ लीजिए कि आदमी, मतलब एक कंट्री को दूसरे पे अगर दबदबा बनाना है तो उस टेक्नोलॉजी को एसिमुलेट करना होगा, फैलाना होगा, क्योंकि उसी वजह से आप पावरफुल हुए, तो दूसरी जगह भी आप पावरफुल होंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी था, है ना, ये टेक्नोलॉजी वो ट्रांसमिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक ब्रिज नहीं बना पाए, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं ट्रांसमिट किए, टेक्नोलॉजी तो नहीं ट्रांसमिट किए, लेकिन बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ट्रांसमिट किए हैं, है ना। सेंट्रल अमेरिका के रीजन से ट्रांसमिट हुआ, जैसे कि पोटैटो, आलू यहाँ का नहीं, इंडिया में पहले नहीं उगता था आलू, है ना। ये जो ट्रेड्स स्टार्ट हुए हैं इधर से यूरोप के साथ, तो उस वजह से पोटैटो, टोबैको, मेज़, पीनट्स, है ना, ये सारा, मकई भी हमारा नहीं, जो मूंगफली है ना, पीनट्स बोलते हैं जिसको, तंबाकू, ये सारा चीज़ बाहर से आया हुआ है, हमारा नहीं था, हमारे यहाँ नहीं उगता था। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो ज़रूर फैले ना, लेकिन ये मुग़ल के शासन के बाद ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपैंड किए हैं, इस तरीके से कि अब हर खाने में आलू पड़ जाता है ना, लगता है जैसे इंडिया में उग रहा था बहुत पहले से। ये मुग़ल्स की वजह से हुआ। मुग़ल्स क्योंकि बहुत बड़े रीजन में इंडिया के रूल किया, तो और इन लोगों ने ज़्यादा इसका इस्तेमाल करवाया, ज़्यादा खेती करवाया, क्योंकि आसानी था खेती करना, तो खेती को बढ़ावा दिया, सिंचाई करवाया, तो लोगों तक ये मकई, ये आलू, ये सब फैल गया है, ठीक। अब जब बानी हाटी हुआ लड़ाई, वापस आते हैं हम लोग जगह पे, जब बानी हाटी हुआ, जहाँ पे विजयनगर को इन लोगों ने हरा दिया, पूरा का पूरा जो प्रोविंसेस थे, बहमानी सल्तनत के जो प्रोविंसेस थे, उन पांचों ने जब मिलकर के हरा दिया विजयनगर को, तो ये बानी हाटी का बैटल इन लोगों को, मोरल इन लोगों का हाई कर दिया इन प्रोविंसेस का, कि हम तो अब किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये जितने डेक्कन स्टेट्स थे इनका, कह सकते हैं कि हिम्मत बढ़ा दिया, और ये हिम्मत बढ़ने की वजह से इन लोगों ने सोचा कि अब हम पुर्तगीज़ पे अटैक करेंगे और पुर्तगीज़ को डेक्कन कोस्ट से भगा देना है। तो 1570 में आदिल शाह ने क्या किया, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे, वो अहमदनगर के सुल्तान के साथ एक अलायंस बनाए। बाद में फिर जमोरीन के साथ भी अलायंस, है ना, इस अलायंस में जमोरीन को भी मिला लिया जाता है, और तीनों में ये डिसाइड होता है कि सब अपने अपने रीजन में जो पुर्तगीज़ पोजीशंस हैं उनको अटैक करेगा। तीनों मिलके एक एक पे नहीं, तीनों मिलके अलग अलग करके अटैक करेंगे, अपने अपने रीजन में जितना भी पुर्तगीज़ का पोर्ट्स होगा, फोर्ट्स होगा, उन सब पे अटैक करेगा, ठीक है। आदिल शाह जो है वो गोवा को अटैक करते हैं पर्सनली। नादिर शाह जो हैं वो चौल को अटैक करते हैं। आदिल शाह आपको पता ही बीजापुर के हो गए, नादिर शाह जो हो गए वो अहमदनगर के हो गए, है ना। ये इन दोनों ने, एक ने गोवा पे, दूसरे ने चौल पे अटैक किया,
लेकिन पुर्तगीज़ डिफेंस इतना तगड़ा था क्योंकि पीछे नेवी थी, एक स्ट्रांग नेवी होने की वजह से डिफेंस तगड़ा था। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो अटैक था ये पूरा सोच ही समझ लिए कि वापस पाने की चाहत थी, ये सब तबाह कर दी गई क्योंकि डिफेंस बहुत तगड़ा था, जिसकी वजह से ये पूरा ये लास्ट समझ लिए कि अटैम्प्ट जो था पुर्तगीज़ को निकालने का ये ख़त्म हुआ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट और आगे कुछ है ना 1-2 सेंचुरी तक जो है पुर्तगीज़ जो है मास्टर्स रहते हैं इंडियन सीज़ के और डेक्कन कोस्ट के, ठीक है, इस रीजन में। और फिर बाद में ब्रिटिश का कहानी है, वो मुग़ल पहले ख़त्म हो तब, तो ये हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये 2 मैप्स मैं ऐड कर रहा हूँ। ये पहला है मैप है जिसमें कि इंडिया में इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बीजापुर और बहमानी और विजयनगर के इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। और सेकेंड मैप में आपको ओवर द है ना ऑल समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ से लड़ाई हो रही है या पुर्तगीज़ आए या उनका ट्रेडिंग सेंटर से, ठीक है। जब भी दिक्कत होगा आप इन दोनों स्लाइड्स में स्विच करके देख सकते हैं, मैं सेपरेट चैप्टर ही बना दूंगा वीडियो में। तो खैर इस चैप्टर में इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।